जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके आगे हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री में जो था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, सारे प्रकार को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही सारे प्रकार निम्नलिखित प्रकार की होती है। सबसे पहला दोस्तों संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों जो संयोजन अभिक्रिया है ना, ध्यान से देखिएगा इसको। तो जैसा कि हम लोग का पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। आखिर दोस्तों ये संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आपको दोस्तों देखिए, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़िए ना तो थोड़ा सा भी आप रटने का प्रयास एकदम मत किया कीजिए। पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपका रहेगा समझने, क्योंकि दोस्तों इसी के नाम में ही सारा डेफिनेशन छुपा हुआ है। ठीक है, ध्यान देखिए। सबसे पहले हमको रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे ले लिया C+O2 एरो CO2, इस तरीके से हमने कोई रिएक्शन कराया। अब ध्यान से देखो क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया में। संयोजन अभिक्रिया में मतलब देखो इसका पूरा मतलब क्या है। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना। संयोग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, हमने कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। सेम यही काम हमको क्या करना है, परिभाषा में बताना है। क्या बताया संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? बताएंगे दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी इधर क्या होंगे, दो ठो होंगे या दो से अधिक पदार्थ होंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताएंगे आप लोग? सीधे से बताएंगे। इधर देखो ना, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, मतलब इधर बहुत सारे होंगे, लेकिन इधर जो आपका जो उत्पाद है, उत्पाद बस केवल एक ही बन के आएगा। संयोजन अभिक्रिया की यही क्वालिटी है। क्या बताएंगे हम लोग? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताएंगे? इस देखो ये मार्कर है, इन दोनों को हम जोड़ दिए। अब इसको क्या किया, पूरा पिघला बुला दिए। पिघलाने के बाद किसी जगह निकाल दिए। तो क्या कहेंगे भैया, उसमें बता पाओगे इसमें क्या क्या नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों को हम पिघला दिए। पिघलाने के बाद एक चीज निचोड़ दिए। जैसे कभी कभी आप लोग इसे चाय बनाते हो। ठीक है, चाय में क्या करते हो, उसमें अलग अलग बहुत सारे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, बहुत सारी चीजों को बनाते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे चीनी डालेंगे, प्लस में पानी डालेंगे, प्लस में पत्ती डालेंगे चाय पत्ती की, फिर उसके बाद ले लेते हैं अदरक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम इन सबकी अभिक्रिया मतलब एक ही जब सबको मिलाते हैं, मिलाने के बाद बनता क्या है, एक ही चीज बनता है, उसका नाम हम लोग देते हैं चाय। क्या नाम देते हैं? चाय। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से। तो क्या बता रहे हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे H+O2, H2 प्लस में O2, एरो होता है H2O। अब ध्यान देखो, यहाँ पे जल है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन दोनों को जैसे हमने मिलाया तो क्या बन गया, हम लोग का जल बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे S+O2 बराबर होता है SO2। इस तरीके से हम देख रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इधर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। और आपको एक चीज और क्या बताना है, इसमें क्या बताओगे? अच्छा बताओ दोस्तों, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। यह एक नए पदार्थ का निर्माण किया। बताओ जो इसका गुण है इससे अलग हुआ कि नहीं? बताओ, ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन था, क्या इन दोनों का जो गुण है इससे अलग है कि नहीं? अलग है। जैसे आप कहोगे, अभी आपने हमारी एग्जांपल लिया चाय का। क्या आप जब चाय बनाते हो, क्या वो चाय पत्ती लगता है उसमें? नहीं लगता है ना। जो चाय है, चाय पत्ती से क्या है, एकदम उसका गुण ही अलग है। ठीक है, तो तरल है, चाय पत्ती कुछ इस तरह होता है। तब क्या कहोगे, जो नए पदार्थ का जो गुण होता है वह पुराने पदार्थ के गुण से अलग होता है। क्या होता है? अलग। क्या बताएंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस नए पदार्थ का गुण पुराने पदार्थ के गुण से अलग होता है। उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया हो। चलिए हम अगले अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक दे दिया है वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत चौपटा वाला है। ठीक है, ध्यान देखो कैसा होगा। ध्यान देखिए, ये जो वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों, वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। क्या होता है? टूट जाना। दोस्तों वियोजन का ही दूसरा नाम होता है अपघटन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं? अपघटन। ठीक है, आपसे कहेगा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है या फिर अपघटन अभिक्रिया, दोनों दोस्तों नाम। वियोजन का मतलब भी टूट जाना, अपघटन का मतलब भी टूट जाना, बस ये चीज है। अच्छा दोस्तों, जैसे हमने क्या किया, पहले मेरी बात को सुनिएगा। मान लेते इतना ऊंचाई पे कोई पत्थर था,
ठीक है, खूब ऊंचाई पर को इतना बड़ा एक बहुत बड़ा पत्थर था, अब उसको ऊंचाई पे से ढकेल दिया गया। अब वो नीचे आते आते बहुत सारे टुकड़ों में क्या होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टुकड़ों में क्या होता है, जरा बढ़ जाता है, कोई बड़ा टुकड़ा कोई छोटा टुकड़ा कुछ ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बढ़ जाता है। तो यही इसी को बोलते हैं पत्थर क्या हो गया, वियोजित हो गया, मतलब पत्थर क्या हो गया, टूट गया, अपघटित हो गया, इस तरीके से। तो बस यही परिभाषा में हम लोग क्या देना है, डिफिनेशन इस तरीके देंगे। क्या देंगे, जैसे हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं CaCO3, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे इसको, जैसे हम बुझा चुना जैसे हम गरमाते हैं टंडा के तो सब टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CaO प्लस में CO2, कुछ इस तरीके से फट से गैस निकल जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देखो क्या होता है, जब ये दोस्तों देखो ध्यान से, एक बड़ा यौगिक है नहीं, एक बड़ा यौगिक है, इसको जैसे हम गरमाए टूट टाट के बिखर गया। क्या बताएंगे, जब केवल एक अभिकारक, इधर इस साइड अभिकारक होता है, इधर उत्पाद होता है, आपको बहुत पहले पता है। क्या बोलेंगे, जब अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया करते हैं। जिसमें क्या बताएंगे, जिसमें केवल एक अभिकारक, ये एक अभिकारक है, एक अभिकारक टूटेगा और बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया करते हैं। क्या बताएंगे, जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 2KClO3, इसको भी हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2KCl प्लस में 3O2, इस तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, ध्यान देखो ये जो है यहाँ जो 2KClO3 था, जैसे हमने इसको हीट किया, ठीक है, तो यहाँ देखो एक ही अभिकारक है, टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो गया, बट गया, इस तरीके से। यहाँ पे दो, यहाँ पे बस केवल एक होना चाहिए, यहाँ पे एक होना चाहिए, इधर टूट के चाहे हम तट उससे नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही अभिकारक होना चाहिए, एक का अभिकारक टूट के बहुत बटेगा। ठीक है, और संयोजन में क्या हुआ था, इधर चाहे जितना हो बस इधर एक आना चाहिए, और वियोजन में क्या होता है, इधर चाहे जितना हो लेकिन इधर यहाँ बस एक आना चाहिए, बस यही बात है। चलिए अब आगे देखते हैं। नया अभिक्रिया दिया है, वहां पे दोस्तों क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। यानी हम सोच रहे हैं अपघटन का मतलब अपघटन होगा, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान देखो दोस्तों, विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, आपको पता है अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। अब इसे थोड़ा टूट के फंस रहा है विद्युत से, यानी विद्युत में करंट घुसाएंगे टूट जाएगा, बस यही काम करना है, सिंपल। और ये जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं अभिक्रिया, काम खत्म। ठीक है, यानी टूटेगा लेकिन किससे, करंट में जब घुसाएंगे उसमें तब। ठीक है, चलिए बात है आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं NaCl, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड नमक है। अगर हम इसको जैसे ही पानी में डालेंगे और उनमें जैसे करंट छुआएंगे टंटना के दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जैसे हमने इसमें विद्युत धारा का फर्क है, विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा। जैसे ही ससुरा नमकवा में करंटवा छुआए तो दो भागों में टूट गया। पहले का नाम हो जाता है Na और दूसरे का नाम हो जाता है Cl। अब ध्यान देखो, ये जो Na है ये टूटता है कैथोड पर। किससे टूटेगा, कैथोड पर। किससे टूटेगा, कैथोड पर, कैथोड पर। और ससुरा कैथोड पे कौन चार्ज होता है, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज। इसको मत बोले, कैथोड पे होता है माइनस चार्ज। अब जो क्लोरीनवा है वो बेचारा टूट जाता है एनोड पर। कहाँ टूट जाता है, एनोड पर। एनोड पर होता है ससुरा प्लस चार्ज। ठीक है, तो मेन चीज समझिएगा। क्या बताएंगे, अब बताओ ये यौगिक है कि नहीं। जी भाई, आपको पता है कि तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं, यौगिक है। यहाँ पे क्या बताएंगे, ध्यान देखिए, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह कैथोड और एनोड पर टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इससे विद्युत अपघटन, विद्युत क्या टूटेगा। ठीक है, तब फिर बताएंगे क्या, मैं क्या बोलेंगे कि यदि मतलब कि जब किसी यौगिक के, यौगिक है, जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आपको जलीय विलयन बोलना पड़ेगा। ठीक है, बोलेंगे जब किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह कैथोड और एनोड पर टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, एनोड पर होता है प्लस चार्ज। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आगे समझ। अब दोस्तों हम समझते हैं आखिर ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम पूछ जा चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया का और एक नाम है, इसे बोलते हैं एकल विस्थापन। एकल यानी एक आदमी इसको धक्का देगा। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। दोनों नाम है, विस्थापन अभिक्रिया कहिए चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया के बात क्या है, एक ही है। अब ध्यान समझते हैं, आपकी जो विस्थापन अभिक्रिया होती है इसका एक रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं
Zn प्लस में H2SO4 एरो। अब ध्यान से बतिया समझिएगा, ये जो जिंकवा है ना, ठीक है। अब बताओ, अच्छा SO4 के पास पहले से कौन है, हाइड्रोजनवा है, लेकिन ये जो SO4 है ना, अब इसको लगा हो जाता है जिंक से। किससे, जिंक से। तो जिंकवा आता है और हाइड्रोजनवा को एक लात मार के ढकेल देता है। अब बेचारा हाइड्रोजन कूद के उधर, भैया आएगा तो जंप जैसे एक लात मारेगा, चक से मारा एक लात, फुटबॉल की तरह कूद के धार उधर गिर जाते हैं। अब बताओ, ये तो चले गए, एक लात मारा गया इनको। अब बताओ, अच्छा जब हाइड्रोजन उड़ के जाएगा, अभी खाली स्थान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जैसे यहाँ खाली स्थान होगा जिंक वाला जाके चिपक जाएगा। अब तो हाइड्रोजन गया ना, अब तो हम आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4, क्या हो जाएगा, ZnSO4। अब बेचारा H2 गुदरे गुदरे पड़ा रहेगा, कुछ इस तरीके से होगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं Fe प्लस में H2SO4, ठीक है, इस तरीके से लिए। अब जैसे ही Fe आएगा, झटका मारेगा किसको, H2 को, एक रात मार दिया, हट यहाँ से। अब हम तो इसके पास जाएंगे ना, तो H2 की तरह कूद के उधर भाग जाएगा, प्लस में यहाँ पे H2 हो गया। अब बताओ, H2 के पास जाके बैठेगा कौन, Fe बैठ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, FeSO4 प्लस में H2, इस तरीके से। तो आपको बताएंगे, क्या ध्यान समझिएगा, क्या बताएंगे, जब किसी यौगिक में उपस्थित, ये यौगिक है, यौगिक है कि नहीं बताओ, अच्छा यौगिक कैसे कहते हैं, तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। क्या बताएंगे, जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को, यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरे का परमाणु विस्थापित कर देता है, उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताएंगे, जब किसी मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु विस्थापित कर देता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे दो एग्जांपल है, अच्छे तरीके से इसको नोट भी कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या बताएंगे, जब किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को कोई दूसरा परमाणु विस्थापित कर देता है, तो उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे इसका नाम एकल विस्थापन या विस्थापन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ बस केवल एक का परमाणु विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसका नाम है एकल विस्थापन। अगर दो परमाणु विस्थापित करेंगे तो दो विस्थापन, इस तरीके से काम है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, अभी हमने समझा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद विद्युत अपघटन अभिक्रिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, हाँ विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान समझिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। हम क्या बताएंगे कि पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे ले लेते हैं हम NaCl ले लिए, ठीक है, और ले लेते हैं यहाँ पे AgNO3 ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब हम जैसे इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ध्यान देखिएगा। Na कहेगा Ag से, Na कहेगा क्या, Ag से कहता है। अब हम इसके साथ रहते रहते उ भी गए हैं, ठीक है। अब ऐसा करो, तुम मुझे Cl के पास जाने दो, तो Na कहता है अगर तुम Cl के पास आओगे तो मैं भी भैया Cl के पास रहते रहते भी आ गया हूँ, मैं भी NO3 के पास जाऊंगा, तो Cl कहता है ठीक है, Ag कहता है कोई बात नहीं, जाओ भैया क्या दिक्कत है। तो Ag कहता है भैया Na चले जाओ तुम मेरे जगह और मैं चला जाऊंगा तुम्हारे जगह। तो कहा भैया ठीक कोई बात नहीं, ठीक है। तो Ag चल जाता है भैया Na के पास और Na चल जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा बताओ, Ag चला गया इसके पास तो क्या हो जाएगा, AgCl हो जाएगा प्लस में। अब बताओ Na चला गया NO3 के पास तो क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिफिनीशन क्या बताएंगे, ध्यान देखिएगा। तो अच्छे सोडियम पे भी आयन है और इस पे भी आयन है, तो क्या बताएंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, पहला यौगिक NaCl है और दूसरा यौगिक AgNO3 है, तो क्या बताएंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इस तरीके से इसका दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन आप लोग सीधे क्या बताएंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, एक यौगिक दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं रासायनिकरण अभिक्रिया क्या होती है। ध्यान से दोस्तों, रासायनिकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ होता नहीं, बस एक चीज यहाँ पे आपको समझना है। क्या बोलेंगे हम, इसमें एक तरफ हम लेंगे अम्ल जिसका स्वाद खट्टा हो, एक तरफ हम लेंगे अम्ल और इसी में हम मिला देंगे क्षार। क्या मिला देंगे,
अम्ल में ससुरा मिला दिए हम क्षार, ठीक है। अम्ल क्षार जैसे सटा वैसे बन जाएगा यहाँ पे क्या, लवण। क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। लवण तो बनवे करता है और साथ साथ जल भी बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। तो प्लस में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और इस पूरी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बताएंगे, जब हम अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। काम खत्म। क्या बताना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम अम्ल की क्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रटना नहीं है आप लोग को, बस चीजें समझनी है, ठीक है। जैसे हमने अब अम्ल का उदाहरण ले लिया, हमने ले लिया अम्ल में HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl होता है। और प्लस में हमने क्षार ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्षार है। अब हमने क्या कहा भैया, जब हम अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराएंगे तो लवण और जल बनता है। यानी अब ये चला जाएगा Na किसके पास, Cl के पास चला जाएगा, तो NaCl मिलकर क्या हो जाएगा भैया, NaCl हो जाएगा। प्लस तो प्लस लगा देंगे। अब जब हमने क्या कहा, जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होती है लवण और जल बनता है। जल कैसे बनेगा, ध्यान देखो, Na चला गया Cl के पास, इन दोनों कहानी खत्म। अब बचा है यहाँ पे OH और एक बचा है यहाँ पे H। तो H कितनी बार H, 2 बार H, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे H2। अब देखो केवल एक बार O आया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम O। काम खत्म, सिंपल है। एक आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ होती है तो लवण और जल बनता है। लवण का सूत्र देखो ये होता है NaCl। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगले रिएक्शन के बारे में। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? तो जैसा कि सब बच्चों को दिक्कत होता है आखिर ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। लेकिन दोस्तों आपको अब इसके बाद कभी जिंदगी में दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों इसके नाम में ही इसका सब चीज छुपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब देखिए, जब वैज्ञानिक लोग कोई किसी समीकरण कोई नाम रखते हैं ना, ताकि पूरा काम उसके नाम में ही हो जाए। लेकिन सारे लोग पगलवाते क्या है, इतना बड़ा परिभाषा देकर रटवाना शुरू करते हैं। तो आपको चीजें समझनी है। देखिए आप क्या बताएंगे, देखो ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा अपने पास रख लेगा, ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होगा, ऊष्मा क्या कर रहेगा, देगा। और ऊष्मा शोषी मतलब होता है सोखना, शोषी मतलब सोखना। जो ऊष्मा को क्या करे, सोखे, यानी ऊष्मा क्या करे, अवशोषित करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और जो ऊष्मा को मुक्त करती है, यानी हवा में उड़ाएगी, ऊष्मा मुक्त करेगी, उसमें हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। बर्फ है, बर्फ को हमने रखा, उसमें से ऊष्मा निकल रही है, जब ऊष्मा निकलेगी तो क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। जब ऊष्मा उसमें घुसेगी तो क्या बोलेंगे, ऊष्मा। लकड़ी है, लकड़ी क्या करती है, अपने अंदर ऊष्मा को खींचती है। लकड़ी देंगे, उसके अंदर से क्या गर्मी उसके अंदर जाके खींचेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान देखो, ऊष्माक्षेपी उसमें क्या होता है, क्या बताएंगे, ऊष्माशोषी मतलब सोखना। क्या बताएंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती है। ऊष्मा क्या करती है, वो शोषित करती है। जो ऊष्मा को अवशोषित करती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जो ऊष्मा को मुक्त करती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या मुक्त करती है भैया, ऊष्मा मुक्त करती है। अब जैसे हम एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझ लेगा, ध्यान देखिए ध्यान से। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे CH4 की क्रिया 2O2 से कराई। जैसे यहाँ पे हमने मेथिन लिया और मेथिन क्रिया जैसे हमने ऑक्सीजन से कराया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, जल बन गया। और प्लस में वहाँ पे ऊष्मा भी क्या हो गई, निकलने लगी। उसमें भी क्या हो गया, निकलने लगी। हमने क्या किया, मेथिन लिया और मेथिन में जैसे हमने ऑक्सीजन मिलाया, उसमें क्या बनेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी वो गैस निकलने करेगी और उसमें थोड़ा जल बन गया। लेकिन देखो उसमें थोड़ा भाप भी ऐसे करके निकल रहा है, ऊष्मा निकल रही है। जब ऊष्मा निकलेगी तो हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा को क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर अगर ऊष्मा घुस रही है, ऊष्मा को अपने पास वो खींच रहा है, तो क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा को सोखने वाला, अगर आप ऐसा बताइए, अगर आप ऊष्मा को सोख रहे हो तो क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि आप ऊष्मा को अपने में खींच रहे हो। अब बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमने नाइट्रोजन ले लिया और हमने ऑक्सीजन ले लिया और हमने क्या किया, इसी में थोड़ा सा ऊष्मा भी, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या, ऊष्मा भी उसके अंदर जा रही है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस में ऊष्मा, जैसे हमने तीनों चीज को तो यहाँ पे 2NO बन गया। क्या बन गया हमारा, 2NO आम तरीके से बन गया। तो आपको क्या बोलना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को भैया अवशोषित करती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा को मुक्त करती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है, समझिए ध्यान से।
दोस्तों देखिए सब बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, अपचयन में क्या होता है और उपचयन में क्या होता है, उसको डाउट आज क्लियर करके हटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो अपचयन होता है ना, अपचयन में आता है केवल हाइड्रोजन, क्या आएगा, हाइड्रोजन। और उपचयन में क्या आता है, ऑक्सीजन, क्या आता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण, क्या नाम है इसका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बहुत लोग कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, तो कभी कभी कोई कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, बात क्या है, दोनों एक ही है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, अपचयन का भी दूसरा नाम है अवकरण, क्या नाम है इसका, अवकरण, ठीक है। अब या फिर आप अपचयन अभिक्रिया कहिए या फिर आप अवकरण अभिक्रिया, नाम में कोई दिक्कत है नहीं। अपचयन, उपचयन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को बोलते हैं हम अवकरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात को समझते हैं, आखिर ये उपचयन अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, जुड़ाव होता है, क्या होता है, जुड़ाव होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, क्या होता है, ह्रास। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक हम उसको समझ लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया सेम इसी का उल्टा, इसमें क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है। क्या बताएंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ह्रास का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। तो बताओ उपचयन में कौन अलग होता है, ऑक्सीजन उससे अलग हो जाएगा। बताओ उपचयन में कौन अलग होता है, उपचयन में हाइड्रोजन क्या होता है, अलग हो जाता है। अपचयन में कौन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बस काम खत्म। आप क्या बताओगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में पूछ देता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या पूछ देगा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप क्या बताओगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। काम खत्म। क्या बताएंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। दोनों कैसे होंगे दोस्तों, साथ साथ, कहाँ होंगे, साथ साथ होते हैं, उसे हम अब रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया दो चीजों से मिलकर बनती है, एक अपचयन से और एक उपचयन से। तो आप क्या बताओगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पे Zn प्लस में CuSO4 ले लेते हैं। अब एरो कराएंगे, एक लत मार के ढकेल देंगे इसको, Cu ढकला उधर चल जाएगा, Cu हो जाएगा प्लस में। अभी Zn हो जाएगा, यहाँ चिपक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस में Cu, ठीक है। इस तरीके से तो एक का एग्जाम्पल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी अभिक्रिया अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ा होता है और उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है। बस बात खत्म। बाकी ज्यादा दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रेडॉक्स बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी की सारी अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, हम कल के वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय हिंद।